हेलो फ्रेंड्स, डू नॉट डिस्टर्ब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं 2015 में रिलीज हुई फिल्म टेल ऑफ टेल्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यह फिल्म 3 कहानियों में बंटी है। पहली कहानी एक राज्य के राजा और रानी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका नाम लॉन्ग ट्रेलिस है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि यह जोड़ा खुशहाल जीवन जी रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि रानी एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है, जिसकी वजह से वह कभी मां नहीं बन सकती। इसी कारण रानी हमेशा दुखी रहती है। अपनी पत्नी को इस हालत में देखकर राजा पूरे राज्य के सबसे अच्छे डॉक्टरों और वैद्यों को बुलाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश उनमें से कोई भी रानी की रहस्यमयी बीमारी का निदान नहीं कर पाता। इसके बावजूद राजा अपनी रानी को खुश करने की पूरी कोशिश करता है। एक दिन वह महल में कुछ सर्कस कलाकारों को बुलाता है। अचानक रानी देखती है कि एक सर्कस कलाकार गर्भवती है, जिसके कारण वह ईर्ष्या से भर जाती है और अपने कक्ष में जाकर चीजें तोड़ फोड़ करने लगती है। जब राजा को इसका पता चलता है तो वह उसके कक्ष में जाता है और रानी की समस्या का समाधान करने के लिए किसी भी हद तक जाने की कसम खाता है। उसी रात एक अजीब सा जादूगर महल में आता है और दावा करता है कि वह रानी की गर्भधारण की समस्या का समाधान कर सकता है। यह सुनकर राजा उसे याद दिलाता है कि पहले भी कई लोग कोशिश कर चुके हैं और असफल रहे हैं, लेकिन जादूगर अडिग रहता है और कहता है कि रानी मां बन सकती है। लेकिन यह राजा पर निर्भर करता है कि वह अपनी रानी के लिए कितना आगे जा सकता है। राजा जवाब देता है कि वह आखिरी हद तक जाएगा। जादूगर बताता है कि उसके पास वर्षों का अनुभव है और वह प्रकृति के बारे में बहुत कुछ जानता है। वह कहता है कि प्रकृति हमेशा संतुलन में रहनी चाहिए और अगर राजा जीवन चाहता है तो उसे एक जीवन का बलिदान भी करना होगा। राजा और रानी उसकी अजीब बातों के बावजूद उसे पूरा समर्थन देते हैं। इसके बाद जादूगर प्रक्रिया समझाने लगता है। राजा को एक समुद्री राक्षस को पकड़ना होगा, जिसका दिल रानी की बीमारी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होगा। फिर एक पवित्र और कुंवारी लड़की इसे पकाएगी, जिसे रानी खाएगी। इस तरह जादूगर यकीन दिलाता है कि रानी गर्भवती हो जाएगी। यह सुनकर राजा तुरंत ही समुद्री राक्षस का शिकार करने के लिए तैयार हो जाता है और अगले दिन से ही तैयारियां शुरू कर देता है। वह अपनी खोज में निकल पड़ता है और एक नदी में उस राक्षस को सोते हुए पा लेता है। राजा समुद्र में उतरकर उस पर हमला कर देता है। आखिरकार वह राक्षस को मारने में सफल हो जाता है, लेकिन इस संघर्ष में उसे गंभीर चोटें आ जाती हैं। जल्द ही राजा इन घावों के कारण दम तोड़ देता है, लेकिन मरने से पहले वह राक्षस का दिल निकाल लेता है। इसके बाद रानी दिल को एक कपड़े से ढककर महल लौटती है। बाद में महल में एक दासी पाई जाती है जो अविवाहित और पवित्र है, इसलिए उसे दिल को पकाने का काम सौंपा जाता है। पकाते समय उसे अजीब अजीब अनुभव होते हैं और अचानक वह गर्भवती हो जाती है। जल्द ही रानी भी उस दिल को खा लेती है और अंततः वह भी गर्भवती हो जाती है। अगले दृश्य में रानी और दासी दोनों एक ही समय पर अपने बच्चों को जन्म देती हैं। दोनों लड़के एक ही उम्र के दिखते हैं। रानी के बेटे का नाम एलियस रखा जाता है, जबकि दासी के बेटे का नाम जोना रखा जाता है। फिल्म इसके बाद 16 साल आगे बढ़ जाती है, जहां अब बच्चे वयस्क हो चुके हैं। रानी अपने बेटे एलियस के साथ खुशहाल जीवन जी रही है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे जीवन में दूसरा मौका मिल गया है। हालांकि जो 2 बच्चे एक ही दिन पैदा हुए थे और जुड़वा जैसे दिखते हैं, वे साधारण बच्चे नहीं हैं। समुद्री राक्षस का प्रभाव उनके सफेद बालों से झलकता है और वे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हैं। दूसरी तरफ रानी उनकी दोस्ती से नफरत करती है। वह अपने बेटे से कहती है कि एक राजकुमार के नाते उसे दासी के बेटे जोना से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। इसके बावजूद एलियस अपनी मान की बातों को नजरअंदाज करते हुए जोना से मिलता रहता है। बाद में हमें यह भी पता चलता है कि इन बच्चों में अनोखे तरीके से पानी के अंदर सांस लेने की क्षमता है। अगले दृश्य में रानी दासी को धमकी देती है कि अगर उसने अपने बेटे को एलियस से मिलने से नहीं रोका तो उसे
और उसके बेटे को देश से निकाल दिया जाएगा। इसके बावजूद दोनों इस बात से बेपरवाह रहते हैं और नियमित रूप से मिलते रहते हैं। एक दिन वे हद पार कर जाते हैं जब जोना एलियस के कपड़े पहनकर रानी के पास चला जाता है। जब रानी को सच्चाई का पता चलता है तो वह जोना को राज्य से निर्वासित करने का फैसला करती है। एलियस उसे रोकने की कोशिश करता है। एलियस जोना को रोकने की कोशिश करता है लेकिन असफल हो जाता है। इसके बाद जोना एक पेड़ को चाकू से काट देता है जिससे वहां से पानी बहने लगता है। एलियस से कहता है कि जब तक पानी साफ है तब तक उसे समझना चाहिए कि वह जीवित है, और जैसे ही पानी लाल हो जाए उसे समझ लेना चाहिए कि जोना की जान खतरे में है। यह कहकर जोना वहां से चला जाता है। एलियस नियमित रूप से पानी की जांच करता रहता है कि वह लाल तो नहीं हुआ है। एक दिन पानी लाल हो जाता है और एलियस को महसूस होता है कि कुछ गलत हो गया है। जोना को ढूंढने के लिए एलियस अपनी मां को बताए बिना राज्य छोड़ देता है। लंबी खोज के बाद एलियस अंततः जोना के घर पहुंचता है। उसे पता चलता है कि जोना ने एक युवा महिला से शादी कर ली है। वहां के लोग उसे भी जोना समझते हैं क्योंकि उनकी शक्लें एक जैसी हैं। फिर उसे पता चलता है कि जोना 5 दिन पहले जंगल गया था और तब से लौटकर नहीं आया। इसके बाद एलियस जोना की तलाश में निकल पड़ता है। इस बीच रानी एलियस को लेकर और चिंतित हो जाती है। उसके पास कोई और विकल्प न होने के कारण वह फिर से जादूगर के पास जाती है, लेकिन जादूगर वही पुरानी बात कहता है कि अगर वह चाहती है कि उसका बेटा लौट आए तो उसे एक जीवन का बलिदान करना होगा। रानी तुरंत ही इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। दूसरी ओर जोना को एक गुफा के अंदर घायल अवस्था में दिखाया जाता है। तभी एक उड़ता हुआ प्राणी आता है और उसे मारने की कोशिश करता है। जोना की चीखें सुनकर एलियस वहां पहुंच जाता है और अपनी तलवार से उस प्राणी को मार देता है। लेकिन एलियस यह नहीं जानता कि वह प्राणी और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी मांग है। पर यही तो समझौता था, जीवन के बदले जीवन। पहली कहानी के अंतिम दृश्य में एलियस राज्य के सिंहासन पर आसीन हो जाता है और कहानी यहीं समाप्त होती है। इसके बाद हमें दूसरी कहानी दिखाई जाती है जो राजा और 2 वृद्ध महिलाओं ईमा और डोरा पर केंद्रित है। यह राजा बेहद वासना से भरा हुआ व्यक्ति है जो हमेशा महिलाओं से घिरा रहता है। वह हर समय शराब पीता है और अभी तक अपनी रानी को खोज नहीं पाया है। फिर भी उसके पास इतना प्रभाव और संपत्ति है कि वह जिससे चाहे शादी कर सकता है। इसके बाद हमें महल के पास रहने वाली 2 वृद्ध बहनों से परिचय कराया जाता है। एक का नाम डोरा है और दूसरी का ईमा। डोरा चालाक और स्वार्थी है जबकि ईमा सीधी सादी है। वे शायद ही कभी अपने घर से बाहर निकलती हैं और अविवाहित हैं। यह निश्चित है कि वे अकेलेपन में ही मर जाएंगी। फिर भी उनकी आवाजें बेहद मधुर और युवा लगती हैं। एक सुबह राजा डोरा को गाते हुए सुनता है और उसकी आवाज से मोहित हो जाता है। नतीजतन वह उससे मिलने का फैसला करता है। जल्द ही राजा उनके दरवाजे के पास जाता है ताकि उस महिला की झलक देख सके। उसके दिमाग में डोरा एक युवा और सुंदर महिला है। जब वह दरवाजा खटखटाता है तो दोनों बहनें घबरा जाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर राजा ने उनकी सच्चाई देख ली तो वह नाराज हो जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद वे एक योजना बनाती हैं और डोरा राजा से अनुरोध करती है कि वह 1 हफ्ते बाद वापस आए ताकि वह अधिक सहज महसूस कर सके। अगले दृश्य में बहनें अपने हाथों को युवा और सुंदर दिखाने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं। डोरा अपने हाथों को जड़ी बूटियों से ढकती है, लेकिन वे अब भी एक बूढ़ी महिला के हाथों जैसे दिखते हैं। वहीं दूसरी ओर ईमा ने अपने हाथ की उंगली कई दिनों तक मुंह में रखी थी, जिससे वह आज सुंदर और युवा दिख रही है। अब 1 हफ्ता बीत चुका है और राजा के आने का दिन है। जब राजा वहां पहुंचता है तो डोरा अपनी उंगली दिखाने के बजाय ईमा की उंगली दिखाती है। अब राजा अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता और मान लेता है कि उसे अपने जीवन का सच्चा प्यार मिल गया है। हालांकि बहनें और अधिक चिंतित हो जाती हैं क्योंकि अगर राजा को उनकी सच्चाई का पता चल गया तो वह उन्हें सजा दे सकता है। काफी सोच विचार के बाद डोरा एक शर्त रखती है कि वह राजा के साथ तभी सोएगी जब पूरी तरह अंधेरा हो और राजा
इस शर्त को मान लेता है। अगले दृश्य में ईमा डोरा के शरीर को गोंद से कसकर बांधना शुरू कर देती है ताकि उसका शरीर एक युवा लड़की जैसा लगे। आधी रात को मंदिर के एक गार्ड डोरा को लेने आते हैं और महल के अंधेरे में राजा डोरा के साथ सो जाता है। लेकिन सुबह होते ही राजा को एहसास होता है कि उसने रात एक बूढ़ी और कुरूप महिला के साथ बिताई है। क्रोधित होकर वह अपने गार्ड्स को आदेश देता है कि वे डोरा को खिड़की से बाहर फेंक दें। सौभाग्य से वह गिरने के बाद भी बच जाती है। जंगल में डोरा जादू का अनुभव करती है जब एक जादूगरनी वहां आती है और अपनी शक्तियों से उसे ढूंढ लेती है। जादूगरनी डोरा को एक सुंदर लंबे बालों वाली युवा महिला में बदल देती। अगले दिन राजा शिकार के लिए जंगल में आता है और युवा डोरा को पहली नजर में देखकर प्यार में पड़ जाता है। वह उसे अपने महल में ले आता है और उसे रानी बनाने का फैसला करता है। डोरा को यह नहीं पता कि वह कैसे एक युवा लड़की में बदल गई, लेकिन वह डोरा को अपनी बहन ईमा की याद आती है और वह उसे अपनी शादी में आमंत्रित करती है। ईमा अभी भी डोरा के नए रूप पर यकीन नहीं कर पाती। जब ईमा पूछती है कि वह युवा कैसे हो गई, तो डोरा तंज कसते हुए जवाब देती है कि उसने अपनी पुरानी त्वचा उतार दी। हालांकि ईमा इसे सच मान लेती है और अपनी पुरानी त्वचा उतारने के लिए एक लोहार के पास जाती है और इसके बदले में उसे एक हार देने का वादा करती है। लोहार, जो ईमा से भी ज्यादा मूर्ख लगता है, उसे जंगल ले जाता है, उसे एक पेड़ से बांध देता है और उसकी सारी त्वचा उतार देता है। अगले दृश्य में ईमा महल वापस लौटती है, लेकिन कमजोर हालत में, और जल्द ही उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरी ओर डोरा को युवती बनाने वाला जादू ज्यादा समय तक नहीं टिकता। उसकी त्वचा फिर से झुर्राने लगती है और वह बूढ़ी होने लगती है। जब उसे एहसास होता है कि वह फिर से बूढ़ी हो रही है, तो वह महल से भाग जाती है। कहानी दुखद नोट पर समाप्त होती है क्योंकि डोरा पूरी तरह से अपनी पुरानी अवस्था में बदल जाती है। इसके बाद हमें तीसरी कहानी दिखाई जाती है जो एक और राजा के बारे में है। यह राजा अजीब स्वभाव का है क्योंकि उसकी रानी बहुत पहले मर चुकी है। उसकी एक अविवाहित बेटी है जिसका नाम वायलेट है, जिसे उसने कभी सच में प्यार नहीं किया। एक दिन राजा को अपने हाथ पर एक परजीवी कीड़ा दिखाई देता है जो उसका खून चूस रहा होता है। उसे मारने के बजाय अजीब राजा उसे खुद को खाने देता है। बाद में वह उस परजीवी को एक कांच के डिब्बे में रख देता है और रोजाना उसे अपने खून से पोषित करता है। समय के साथ कीड़ा विशाल हो जाता है। दूसरी ओर वायलेट, जो अब एक खूबसूरत युवती बन चुकी है, हमेशा एक राजकुमार का सपना देखती है। लेकिन गैर जिम्मेदार राजा को उसकी परवाह नहीं होती क्योंकि वह हमेशा अपने परजीवी पालतू में ही व्यस्त रहता। दुर्भाग्य से एक दिन वह परजीवी बीमार हो जाता है और मर जाता है। यह राजा को बहुत दुखी कर देता है, इसलिए वह उसकी त्वचा उतार लेता है और अपनी बेटी से कहता है कि अब उसके लिए एक पति ढूंढने का समय आ गया है। वह कहता है कि वह एक प्रतियोगिता आयोजित करेगा और जो भी उसे जीतेगा उससे उसकी शादी हो जाएगी। यह सुनकर वायलेट खुश तो होती है, लेकिन थोड़ी उदास भी हो जाती है क्योंकि वह अपना पति खुद ढूंढना चाहती थी। इसके बावजूद वह राजा के फैसले को मान लेती है। जल्द ही प्रतियोगिता की घोषणा पूरे राज्य में कर दी जाती है। राजा महल में उस परजीवी की त्वचा प्रदर्शित करता है और घोषणा करता है कि जो भी उस कीड़े का नाम बता सकेगा। कई लोग कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे पाता क्योंकि वह कीड़ा कभी इतना बड़ा और पुराना नहीं हुआ था। तभी एक अजीब सा दिखने वाला दैत्य महल में आता है और प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है। राजा अनिच्छा से उसे अनुमति दे देता है। दैत्य फिर उस त्वचा को सूंघता है और सही जवाब बता देता है। यह सुनकर वायलेट बेहद परेशान हो जाती है और छत पर जाकर आत्महत्या करने की कोशिश करती है। हालांकि राजा उसे शांत करते हुए कहता है कि वह अपना वादा नहीं तोड़ सकता। कोई और रास्ता ना होने पर वायलेट अंततः शादी के लिए राजी हो जाती है। अगले दृश्य में दैत्य वायलेट को दूर पहाड़ों में ले जाता है जहां वह कई दिनों तक रोती रहती है। एक दिन जब दैत्य शिकार पर गया होता है, वायलेट पास के पहाड़ पर एक औरत को देखती है। वह उससे मदद की गुहार लगाती है और उसे पूरी स्थिति बताती है। महिला भी वायलेट के दुख को समझती है और अगले दिन उसकी मदद करने का वादा करती है।
अगले दिन वह महिला अपने परिवार के साथ वायलेट को बचाने के लिए आती है। जब वे रस्सी से पार कर रहे होते हैं, तभी दैत्य वहां आ जाता है, लेकिन वे समय रहते रस्सी काट देते हैं और दैत्य नीचे गिर जाता है। कुछ समय बाद दैत्य उस परिवार को ढूंढ लेता है और एक एक करके उन्हें मार देता है। फिर वह वायलेट का पीछा करता हुआ एक गुफा में पहुंचता है और उसे गले लगाने लगता है। वायलेट भी दिखावे के लिए उसे अपनाने का नाटक करती है, लेकिन जैसे ही वह दैत्य का ध्यान भटकता है, वह उसे चाकू से मार देती है। अगले दृश्य में वायलेट महल लौट आती है और दैत्य का कटा हुआ सिर सबके सामने रख देती है। वह कहती है, यही है वो पति जिसे आपने चुना, और फूट फूट कर रोने लगती है। राजा भी यह देखकर सदमे में आ जाता है और घुटनों के बल गिर जाता है। अंतिम दृश्य में वायलेट राज्य की रानी बन जाती है और फिल्म यहीं समाप्त